यदि आपकी जन्म कुंडली में एकमात्र ग्रह राहु अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, तो यह आपको राजा बना देगा। आपको के जीवन में धन की वर्षा कराएगा। आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे और भौतिक सभी सुखों का भोग करने में आप सक्षम होंगे। यह आपने सुना होगा। यह भी सुना होगा कि राहु ही वह ग्रह है जो कलयुग का कारक है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी और देखा भी होगा कि राहु बहुत सारे जन्म कुंडलियों में सर्वाधिक बलवान है, लेकिन लोगों की पूरे जीवन की स्थिति ब्रेड एंड बटर भी कायदे से मैनेज करने में समस्या आई है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं और अधिकांशतः है। आप देखेंगे इसका वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में राहु कलयुग का कारक है? क्या वास्तव में राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में हो तो वह आपको राजा बना देने की क्षमता रखता है? क्या वास्तव में राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो, शुभ हो, तो शत्रुओं का नाश कर पाने में सक्षम है? हकीकत क्या है? वास्तविकता क्या है? इसे जानने के लिए आपको समझना होगा कि वास्तव में राहु है क्या। बस इस शोर में जो तथाकथित ज्योतिषीगण ये फैलाते हैं कि राहु ये देगा वो देगा, फिर अब राशि परिवर्तन है, मेष राशि वाले राजा बन जाएंगे, वृषभ राशि वाले राजा बन जाएंगे, मीन राशि वाले राजा बन जाएंगे। इसकी सच्चाई क्या है? ये आप तभी जान सकते हैं जब ये जाने वास्तव में राहु की वस्तु स्थिति जन्म कुंडली को किस प्रकार प्रभावित करने की अवस्था में है और क्या उसकी क्षमता है, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। क्या वह राजा बना देने की क्षमता रखता है? क्या वह भिखारी बना देने की क्षमता रखता है? क्या वह पागल बना देने की क्षमता वाला है? क्या वो पारिवारिक सुख में बाधक है? क्या है वास्तविकता? इसे समझने के लिए पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, लेकिन यह निश्चित जानिए दर्शकों कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा अपने राहु को लेके। और कभी भी आप तथाकथित ज्योतिषियों के ये सनसनीखेज जो स्टेटमेंट होता है, इससे आप कभी भी प्रभावित नहीं होंगे और ठगे जाने से निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो आइए सीधे आते हैं कि वास्तव में राहु है क्या। सबसे पहले फिर मैं आता हूं कि राहु की कारकता क्या है और क्या इसकी सक्षमता है, इसकी वास्तविकता को भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बिना समय गवाए आते हैं राहु क्या है। देखिए, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमण करती रहती है, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए ड्यू टू रिलेटिव मोशन या थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसीलिए सूर्य लगभग एक माह में एक राशि पूरी कर देता है और इसी से वर्ष का निर्माण होता है। 12 राशियों को सूर्य एक वर्ष में पूरा करता है। सूर्य आप जानते हैं कि पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, ठीक है। इसीलिए सूर्य का जो पाथ है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करने का जो पाथ है, वह भी दीर्घवृत्ताकार है, गोलाकार पूर्ण रूप से नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक एक बातें बहुत ध्यान से समझिएगा आप। तो इसे जो है, जो साइंटिफिक वे है, उसे जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसे इक्लिप्टिक कहा जाता है। इक्लिप्टिक मीन्स व्हाट? द अपरेंट पाथ ऑफ सन इन स्काई इज नोन एज इक्लिप्टिक। यानी सूर्य की आभासीय जो गति है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा की जो आभासीय गति है, दैट इज नोन एज इक्लिप्टिक। ये ध्यान रखिएगा, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है
तो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण यह करता रहता है। तो चारों तरफ जब परिक्रमण करता है तो इसका भी अपना एक पाथ है। तो बेसिकली है क्या कि सूर्य का जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अपरेंट पाथ है, अपरेंट नॉट ट्रू, दैट इज अपरेंट पाथ जो है, वह मून के पाथ को जिन दो बिंदुओं पर बाइसेक्ट करता हुआ प्रतीत होता है, यानी दोनों को एक जो दोनों पाथ हैं जहां दोनों एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होते हैं, मीन्स द बाइसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्लिप्टिक एंड मून पाथ। तो जो बाइसेक्शन पॉइंट का अपर पॉइंट होता है उसे राहु कहते हैं और नीचे का पॉइंट केतु कहलाता है। दैट्स वाई राहु एंड केतु नेवर टेकन एज ए प्लैनेट, दे ऑलवेज नोन एज शैडोई प्लैनेट, दे आर नोड्स, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ब्रह्मर्षियों ने इन्हें छाया ग्रह कहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बाइसेक्शन से उत्पन्न होते हैं, इनका अपना कोई भी स्वतंत्र गुण धर्म नहीं होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ राहु एंड केतु एज पर महर्षि पराशर, और इसे आप महसूस भी करेंगे। इनका न अपना कोई स्वतंत्र गुण धर्म है, न ही इनकी कोई राशि है, ठीक है, और न ही इनके पास जीरो पोटेंशियल है कहीं भी कुछ कर पाने की। ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि भाई सूर्य और चंद्रमा दोनों के बाइसेक्शन पॉइंट से जब उत्पन्न हुआ तो यह पॉइंट तो कहलाया, शैडोई पॉइंट कहलाता है, छायाग्रह कहलाता है, शैडोई प्लैनेट भी कहा जाता है, नोट्स भी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? देखिए, 100 अच्छे आदमी हो, उसमें एक कोई कमीना टाइप का या खराब आचरण का आदमी आ जाए तो निश्चित रूप से आप समझिए माहौल खराब हो जाएगा। जैसे कि तालाब में एक सड़ी मछली अगर है तो सबको बर्बाद कर देगी, सारी मछली को। एक आदमी काफी है, गंदा आदमी है तो। ठीक उसी प्रकार से इस तथ्य को आप समझिए कि ज्योतिष में प्रथम दो ग्रह जो वास्तव में संपूर्ण व्यक्तित्व को संचालित करते हैं, उनका नाम है पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा। यहां तक कि कहा गया कि सूर्य आत्मा जगतस्त चक्षु हो, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा का प्राण जो है वो सूर्य है। और दूसरी तरफ चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का नियंता है। तो महर्षियों ने इनको महत्ता क्यों दी? महर्षियों ने महत्ता इनकी गुणवत्ता को नहीं दी, महर्षियों ने जो महत्ता दी वह इनकी नकारात्मकता को दी। क्यों? क्योंकि यह सूर्य और चंद्रमा को भी आंशिक रूप से प्रभावित कर देने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए ये पापग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु सूर्य पर भी ग्रहण कर सकता है और चंद्रमा का भी ग्रहण लगाता है, इसके कारण ही इसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। लेकिन 365 दिन का ग्रहण नहीं कर सकता, यह उसकी क्षमता नहीं है। लेकिन निर्विवाद रूप से जितने देर वह ग्रहण कर सकता है, यानी उसकी जो भी कैपेसिटी है, वह जितने देर ग्रहण में रहेगा या इन दोनों को प्रभावित करेगा, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो निश्चित रूप से बहुत तेज होती है। और इसकी यही कारण है कि इसे पापग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आत्मकारक और मन कारक, मन के कारक ग्रहों को प्रभावित कर देने की, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में महत्वपूर्ण कहा गया। लेकिन इस जो आज के परिवेश में लोग कहते हैं कि राहु अगर अच्छा है तो आप राजा हैं, ऐसा आप ज्योतिष में कोई योग नहीं पढ़े होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शास्त्र का यह नियम है कि तीसरे, छठे और 11वां जो घर होता है, यहां पर जितना बड़ा पापग्रह होगा वह निश्चित रूप से उत्तम फल देगा। लेकिन उत्तम फल देना और सर्वश्रेष्ठ फल देना दोनों में अंतर है, यह बात जान लीजिए।
राहु आसानी से चोर बना सकता है, राहु आसानी से डकैत बना सकता है, राहु बहुत आसानी से पॉकेट मार बना सकता है, राहु आसानी से कपटी बना सकता है। ये ध्यान रखिएगा, राहु आसानी से इतना स्वार्थी बना सकता है कि आप अपने मां बाप को भी पहचानने से इनकार कर सकते हैं, इतना स्वार्थी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब यह तीसरे, छठवें या 11वें घर में बैठेगा या दशम में भी कभी कभी बड़ा योगकारी परिणाम देता है। लेकिन कब देता है ये हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि राहु वास्तव में क्या सभी लोगों का जिनका तीसरे, छठवें, 11वें या दशम भाव में है वो धन की वर्षा करेगा, वह राजयोग दे देगा। क्योंकि उसे भी अगर हम यहां उल्लेखित करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा रास्ते से फल पर जब जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। तो पहले हम लोग इस तथ्यात्मक चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि राहु परतंत्र ग्रह है, यह जिस राशि में बैठेगा उसी के स्वामी का फल देगा। कितना फल देगा यह उसकी अवस्था पर निर्भर करता है कि उसका बलाबल क्या है, अंशात्मक बल क्या है, या अन्य बलों के पैरामीटर पर उसकी स्ट्रेंथ क्या आती है। यह बात ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी चीज, राहु पापी है तो जाहिर सी बात है किसी भी ग्रह के एसोसिएशन से इसके पाप स्वभाव में वृद्धि होनी है और उस ग्रह को भी पापी बना देने का निश्चित रूप से इसके पास क्षमता है। लेकिन यह इसकी विशेषता नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा भोजन बनाए हैं और खाने जाना है, उसमें कोई गंदगी पड़ गई तो आप खा नहीं सकते, ठीक है, आप उसे जो है वो मतलब खाने से आप इंकार कर देंगे। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि जब कोई भी पापग्रह इसके साथ आता है तो उसके पाप स्वभाव में वृद्धि कर देता है और अपने भी उसका बल धारण करके ये और तेजस्वी बनने लगता है। तो जाहिर सी बात है इसी के कारण जो है इसे मेलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में सर्वाधिक मेलेफिक कहा गया। कारण इसका यह है, इसका यह कारण नहीं है कि तीसरे, छठे, 11वें या 10वें भाव में राहु सर्वोत्तम फल देगा और वह राजा बना देगा। दुनिया में एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरा घर पराक्रम का होता है, छठा घर रोग, शत्रु, कर्ज आदि का मालिक होता है, एकादश लाभ का घर है, ठीक है। लेकिन इन घरों में बैठ के राहु आपको भीख भी मंगा सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई मौलिक गुणधर्म नहीं होता है। तो यह हमारे सभी दर्शक ये जान गए होंगे कि वास्तव में राहु न कलयुग का कारक है और न ही यह पापग्रह यह क्षमता रखता है कि वास्तविकता में सतमार्ग से आपको अकूत धन दे दे। यह बात ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी भी प्रकार के ऑस्पिशियस रिजल्ट को या कोई दिव्य परिणाम प्रदान कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे तो राहु को अध्यात्म का कारक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग तो सनसनी फैलाने के लिए, जैसे ऐसा लगता है कि ज्योतिष में बाकी जो 7 ग्रह हैं वो सब बकवास हैं, जीवन में सिर्फ और सिर्फ राहु और केतु ही जो है वो आगे ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम से आप बाहर निकलिए। इसीलिए राहु और केतु के नाम पर जो काल सर्प योग आजकल प्रचलित है, बहुत लंबे समय से प्रचलित है, और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने 2005 में रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया था कि राहु और केतु के कारण काल सर्प योग नाम से ठगे का जो कार्य हो रहा है यह पूर्णतः बकवास है। और इस पर मैंने पुस्तक भी 2 पुस्तकें लिखी मैंने, तांडव काल सर्प योग का, पाखंड काल सर्प योग का, ये दोनों ही। तो
अंततः दर्शकों, ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि निश्चित रूप से राहु और केतु स्वतंत्रवादी ग्रह नहीं है, इनका अपना कोई गुणधर्म नहीं है। ये जिस राशि में बैठेंगे उसका स्वभाव ग्रहण कर लेंगे, उस ग्रह के तुल्य परिणाम देंगे, या यह जिस ग्रह के से देखे जाएंगे उससे ऊर्जा ग्रहण करके उसके तुल्य परिणाम प्रदान करेंगे। अर्थात ये परतंत्र ग्रह है, एकदम क्लियर कट जान लीजिए। यह डिपेंडेंट प्लैनेट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक परतंत्र आदमी एक स्वतंत्र आदमी से ज्यादा सुखी हो जाए? इम्पॉसिबल है। पराधीन सुख सपने होना है। तो एक छोटा सा फंडामेंटल ही आपको यह बता देगा कि वास्तव में राहु केतु विनाशकारी परिणाम के लिए जाने जाते हैं। सर्वोत्तम योगकारी परिणाम प्रदान कर पाना इनकी क्षमता नहीं होती है। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए, काल सर्प योग के भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए, और राहु केतु के नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए किसी भी तथाकथित ज्योतिषी के भ्रमजाल में बिल्कुल मत पड़िए। अगले एपिसोड में हम आपको राहु केतु के फल देने के कुछ विशिष्ट नियमों को भी बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।